गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने जैसा कि पहले अपनी पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मीज़ल्स की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, कॉजेज़, सिम्टम्स और स्टेजेस को पढ़ा। अब हम समझेंगे कि डायग्नोसिस क्या होती है, डॉक्टर कैसे कंफर्म करते हैं कि पेशेंट को मीज़ल्स ही हुआ है। इस प्रोसेस को डायग्नोसिस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या डायग्नोसिस। ठीक, डायग्नोसिस के दो मेन पार्ट होते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस और लेबोरेटरी डायग्नोसिस। देखिए इसमें दिया भी हुआ है, डायग्नोसिस के 2 पार्ट्स हैं, क्लिनिकल और लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या होता है? क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब होता है पेशेंट को देखकर, उसकी हिस्ट्री लेकर और सिम्टम्स के बेसिस पर डिजीज़ आइडेंटिफाई करना। ठीक है, क्या होता है? क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब होता है पेशेंट को देखकर, उसकी हिस्ट्री लेकर और सिम्टम के बेसिस पर डिजीज़ आइडेंटिफाई करना। ठीक है, और डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट से क्वेश्चन पूछते हैं और फिज़िकल एग्जामिनेशन भी करता है। डॉक्टर किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको पहले ऐसी कोई डिजीज़ हुई है, ये कब से आपको ये एलर्जीज़ हो रही हैं या फिर ये सिम्टम्स आपको शो हो रहे हैं। आप सबको पता है कि डॉक्टर किस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, उनकी हिस्ट्री, कि आपके परिवार में कभी हुआ है। ठीक है, फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन पालपेट वगैरह करके देखा जाता है। ठीक है, अगर एडिमा हुआ है तो ठीक, कई तरीके हैं चेक करने के। ठीक है, इसके बाद इसमें 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ फीवर। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फीवर को 3 C से डिनोट किया हुआ है, जैसा कि पहला कफ, कोरिजा और कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, कफ, कोरिजा और कंजक्टिवाइटिस, ये 3 C's हैं। ठीक है, इसके बाद ये मीज़ल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर माना जाता है। ये मीज़ल का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर माना जाता है। कौन सा? कोरिजा, कफ और कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, अब इसमें फीवर सबसे पहले पेशेंट को हाई फीवर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेशेंट को सबसे पहले हाई फीवर होता है। यूजुअली टेम्परेचर 101 ठीक डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। मीज़ल्स में फ़ीवर अगर हो रहा है पेशेंट को तो 101 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। फ़ीवर रैश आने से 3 से 4 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। ठीक है, फ़ीवर कब शुरू होता है? रैसेस आने से पहले ही 3 से 4 दिन पहले ही फ़ीवर आने स्टार्ट हो जाता है। जैसे वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है और इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिएक्शन देता है। इसी रिएक्शन की वजह से फ़ीवर डेवलप होता है, क्योंकि उस वक्त हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट कर रही होती है फॉरेन बॉडी से। ठीक है, वो फाइट करती है तो उसके बदले में हमें कुछ तो देखने को मिलेगा। वही साइन एंड सिम्टम्स हमें फीवर, पेन, थकान जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है कफ। कफ क्या है? पेशेंट को ड्राई कफ होती है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को ड्राई कफ होती है। कभी कभी कफ इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट को चेस्ट पेन भी हो सकता है। ठीक है, ड्राई कफ हो रही है तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट को चेस्ट पेन भी होगा। ठीक है, और ये कफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन की वजह से होती है। कफिंग क्यों हो रही है? क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन हो चुका है, इस वजह से कफ हो रहा है। ठीक है, कोरिजा का सिंपल मीनिंग है कॉमन कोल्ड। ठीक है, कोरिजा का सिंपल मीनिंग क्या है? कॉमन कोल्ड। इसके सिम्टम्स रनी नोज, स्नीजिंग, नेज़ल ब्लॉकेज। कॉमन कोल्ड जैसे होता है उसी टाइप का, रनी नोज होता है, स्नीजिंग होती है और
नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ठीक, और क्या दिया हुआ है, जैसे वायरस नोज़ की लाइनिंग को इन्फेक्ट करता है जिससे म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक, अब आते हैं हमारे तीसरे सी पे, जो है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस यानी आँख की आउटर, आपकी आइज़ की आउटर मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड हो जाती है। जो पेशेंट है उसकी आँखों की आउटर मेम्ब्रेन कैसी हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है। इसमें कैसे सिम्टम्स होते हैं, रेड आइज़ हो जाती है, वाटरिंग आने लगता है आइज़ से। ठीक, बर्निंग सेंसेशन, लाइट से इरिटेशन। लाइट से इरिटेशन क्या होता है ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, लाइट से इरिटेशन को क्या बोलते हैं, एक टर्म उसके लिए यूज़ किया जाता है, फोटोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट है पेशेंट ब्राइट लाइट को देख नहीं पाता। पेशेंट क्या करता है, ब्राइट लाइट को देख नहीं पाता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोप्लिक स्पॉट। अब हमने 3 C's तो पढ़ लिए, कफ, कोरिजा, कंजक्टिवाइटिस, फीवर, ये हमने पढ़ लिया हिस्ट्री ऑफ फीवर का। अब हम पढ़ेंगे कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट्स क्या होता है, ये मीज़ल का मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक साइन है। क्या है, ये मीज़ल का मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक साइन है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, कोप्लिक साइन दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको पैथोजोनोमोनिक साइन ऑफ मीज़ल्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको पैथोजोनोमोनिक साइन भी कहा जाता है। अगर कॉप्लिक स्पॉट मिल जाए तो डायग्नोसिस ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाती है। देखिए ये जो कॉप्लिक साइन इसमें दिख रहा है, अगर ये कंफर्म हो गया कि कॉप्लिक स्पॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, पेशेंट मीज़ल से अफेक्टेड है। ठीक है, तो हमारा डायग्नोसिस ऑलमोस्ट कंफर्म है, क्योंकि और कॉप्लिक साइन हमें दिख चुका है, कॉप्लिक स्पॉट हमें दिख चुका है। अब इसका अपीयरेंस स्मॉल वाइट या ब्लूइश वाइट स्पॉट होते हैं, जो कि आपको इस इमेज में दिख रहे होंगे, वाइट स्पॉट। ठीक है, सॉल्ट के ग्रीन जैसे दिखते हैं, जैसे नमक के छोटे छोटे दाने होते हैं उसकी तरह दिखते हैं ये कॉप्लिक स्पॉट। रेड बैकग्राउंड होता है इनका बैकग्राउंड कैसा होता है, रेड हो जाता है। ठीक है, और इनकी लोकेशन मोस्टली इनसाइड चीक्स, देखिए आपको इमेज में भी दिख रहा होगा कि इनके चीक्स में हुआ है, इनसाइड चीक्स में हुआ है। ठीक है, और अपोजिट मोलर टीथ के अपोजिट होता है। ठीक है, और इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, ये रैश से 1 से 2 दिन पहले अपीयर होते हैं। जो रैसेस हैं उनसे 1-2 दिन पहले ही अपीयर होते हैं, और रैश आने के बाद डिसअपीयर हो जाते हैं। जब रैशेस आ जाते हैं पूरी बॉडी में तो ये क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। डॉक्टर अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट को देख ले तो सिर्फ कॉप्लिक स्पॉट देखकर ही मीज़ल्स सस्पेक्ट कर सकता है। ठीक, अब कैरेक्टरिस्टिक रैश, हमने कॉप्लिक स्पॉट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक रैश। तो इसमें क्या दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक रैश में ये भी डायग्नोसिस का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मीज़ल्स का रैश बहुत ख़ास पैटर्न फॉलो करता है। जो मीज़ल्स का जो रैश है वो एक ख़ास पैटर्न फॉलो करता है। जैसे रैश स्टार्ट होते हैं कहाँ से, सबसे पहले बिहाइंड ईयर के पास से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हेयर लाइन, फेस, ठीक है, फिर हेयर लाइन पे, फिर फेस पे, उसके बाद नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, हैंड, लेग, फीट तक स्प्रेड करता है। ठीक है, रैश कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये बिहाइंड ईयर, ठीक है, बिहाइंड द ईयर के पास से ये स्प्रेड हो रहा है। उसके बाद हेयर लाइन, फिर फेस, फिर उसके बाद नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, हैंड्स, लेग, फीट, पूरी बॉडी में ये रैसेस स्प्रेड हो गए हैं।
इसको सिफेलोकाउडल स्प्रेड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिफेलोकाउडल स्प्रेड कहते हैं। हेड से फीट की तरफ स्प्रेड होना, मतलब हेड से फीट की तरफ स्प्रेड होना, इसको क्या कहा जाता है? सिफेलोकाउडल स्प्रेड कहा जाता है। ठीक है। रेस का नेचर कैसा होता है? रेसेस का नेचर कैसा होता है? मैक्यूलोपेपुलर होता है। ठीक है। और क्या होता है? रेड कलर का होता है, मर्ज हो सकता है ये। ठीक है। ये रेड कलर के होते हैं, जो कि आपको इस इमेज में दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये रेड कलर के रैशेज होते हैं। ठीक है। और ये मर्ज हो सकते हैं। ये 3 से 5 दिन तक रहते हैं। ठीक है। ये कितने दिन तक रहते हैं? 3 से 5 दिन तक रहते हैं। बाद में ब्राउनिश डिस्कलरेशन और स्किन पीलिंग हो सकती है। बाद में कैसा होता है? ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो जाता है। ठीक है। ब्राउन कलर का हो जाता है, और उसके बाद स्किन पीलिंग भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें ये पैटर्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चिकन पॉक्स और मीज़ल्स के रेस में डिफरेंस इसी से आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है। चिकन पॉक्स और मीज़ल के रैश में डिफरेंस इसी से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये बाद में कैसे हो जाता है? ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो जाते हैं और स्किन पीलिंग हो सकती है इसमें। ठीक। अब हमारा क्या बचा है? लेबोरेटरी डायग्नोसिस। हमने अपना क्लिनिकल डायग्नोसिस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस। कभी कभी सिम्टम्स क्लियर नहीं होते। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिम्टम्स क्लियर नहीं होते, तब लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं। तब क्या किए जाते हैं? लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं। जब क्लिनिकल डायग्नोसिस से हमें नहीं पता चल पा रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर हमें सिम्टम्स देख के भी हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो हम तब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? लेबोरेटरी डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है। लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं। मीज़ल स्पेसिफिक IgM एंटीबॉडीज़। ठीक है। ये ब्लड टेस्ट होता है। ये क्या होता है? ये ब्लड टेस्ट होता है। बॉडी जब वायरस से फाइट करती है तो एंटीबॉडीज़ बनाती है। ठीक है। बॉडी जब वायरस से फाइट कर रही है तो क्या बना रही है? एंटीबॉडीज़ बनाती है। सबसे पहले IgM एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडीज़ बनती हैं? IgM एंटीबॉडीज़ बनती हैं। पॉजिटिव IgM मीन्स रीसेंट इन्फेक्शन, करंट मीज़ल्स इन्फेक्शन। ठीक है। ये रैश आने के कुछ दिन बाद डिटेक्ट हो जाती हैं, इसीलिए कंफर्मेशन के लिए बहुत यूज़फुल टेस्ट है। ठीक है। ये जो टेस्ट है मीज़ल स्पेसिफिक IgM एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है, ब्लड टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसी से आइडेंटिफाई किया जाता है मीज़ल है या नहीं है। ठीक है। कंफर्मेशन लेने के लिए। नेक्स्ट है हमारा RT-PCR फॉर वायरल RNA, थ्रोट स्वैब और यूरिन। RT-PCR का फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। RT-PCR की फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक। ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल डिटेक्ट करता है। अब वायरस का क्या मटेरियल डिटेक्ट कर रहा है? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। और ये सैंपल्स कहाँ से लिए जाते हैं? ये थ्रोट स्वैब और यूरिन सैंपल से लिए जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, इसके एडवांटेज क्या क्या हैं? बहुत अर्ली स्टेज में डिजीज़ डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है। जब थ्रोट से स्वैब लिया जाता है, मतलब वहाँ से RT-PCR किया जा रहा है, तो क्या होगा? वहाँ से अर्ली स्टेज में डिजीज़ डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। बहुत एक्यूरेट टेस्ट माना जाता है इसे। यूरिन टेस्ट और थ्रोट स्वैब टेस्ट, इन सबको बहुत एक्यूरेट टेस्ट माना जाता है। RT-PCR वायरस को डायरेक्टली डिटेक्ट करता है। RT-PCR क्या करता है? वायरस को डायरेक्टली डिटेक्ट करता है, जबकि IgM बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को डिटेक्ट करता है।
ठीक है। IgM क्या करता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को डिटेक्ट करता है, और RT-PCR डायरेक्टली डिटेक्ट करता है वायरस को। नेक्स्ट है हमारा CBC, जिसमें लिखा हुआ है ल्यूकोपीनिया। ठीक है, ल्यूकोपीनिया, CBC का फुल फॉर्म क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट। CBC में डॉक्टर ब्लड सेल्स चेक करते हैं। CBC में डॉक्टर्स क्या करते हैं, CBC में डॉक्टर ब्लड सेल्स चेक करते हैं। मीजल्स में कॉमनली ल्यूकोपीनिया मिलती है। ठीक है, मीजल्स में क्या होता है, ल्यूकोपीनिया मिलती है। ल्यूकोपीनिया मीन्स वाइट ब्लड सेल्स नॉर्मल से कम हो जाती हैं। ल्यूकोपीनिया मीन्स वाइट ब्लड सेल्स क्या हो जाती हैं, नॉर्मल अमाउंट से कम अमाउंट में हो जाती हैं, डिक्रीज़ होने लग जाती हैं। वायरस बोन मैरो और इम्यून सेल्स को टेम्परली सप्रेस कर देता है। वायरस क्या कर देता है, वायरस बोन मैरो और इम्यून सेल्स को टेम्परली सप्रेस कर देता है। ईजिली WBC काउंट कम हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि WBC ईजिली WBC का काउंट कम हो जाता है इसीलिए। ठीक है, और इसीलिए इसमें CBC में ल्यूकोपीनिया मतलब WBC कम होता है। ठीक है, अब हमारा लेबोरेटरी टेस्ट भी, लेबोरेटरी डायग्नोसिस भी ख़त्म। क्लिनिकल डायग्नोसिस में हमने क्या देखा, फीवर, 3 C's, कॉप्लिक स्पॉट, रैश। लेबोरेटरी में IgM, RT-PCR और CBC देखा। ठीक है, अब है हमारा कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या है, हर पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, लेकिन अगर पेशेंट वीक हो, मालनरिश्ड हो या इम्यूनिटी कम हो तो कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, हर पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, याद रखिएगा, हर पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, लेकिन अगर पेशेंट वीक हो, मालनरिश्ड हो या फिर उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मोर कॉमन इन मालनरिश्ड चिल्ड्रन हो सकते हैं, इन्फेंट और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में हो सकता है कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट है निमोनिया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। निमोनिया ये मीज़ल की सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है। निमोनिया क्या है, मीज़ल्स की सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है। वायरस लंग्स को डैमेज करती हैं। वायरस क्या करती हैं, लंग्स को डैमेज करती हैं। कभी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। तभी क्या होता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फास्ट ब्रीदिंग होती है, चेस्ट पेन होता है और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, लो ऑक्सीजन। इसी वजह से डेथ का सबसे बड़ा रीज़न निमोनिया होता है। ठीक है, निमोनिया को सबसे बड़ा रीज़न क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें ब्रीदिंग जो है फास्ट हो जाती है, चेस्ट पेन होता है और ब्रीथ लेने में डिफ़िकल्टी होती है और ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है। इसी वजह से डेथ का सबसे बड़ा रीज़न निमोनिया को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया मीन्स इसका मिडिल ईयर इन्फेक्शन। ओटाइटिस मीडिया मीन्स क्या होता है, मिडिल ईयर इन्फेक्शन। इसके सिम्टम्स ईयर पेन होगा, फीवर होगा, हियरिंग प्रॉब्लम। चिल्ड्रन में बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ये। ओटाइटिस मीडिया चिल्ड्रंस में बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस में क्या होता है, रेयर बट सीरियस। रेयर बट सीरियस, ये बहुत रेयर केस में होता है, मतलब जल्दी नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जब होता है तो बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है। ठीक है, इंसेफेलाइटिस मीन्स ब्रेन इन्फ्लामेशन। ब्रेन इन्फ्लामेशन, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कन्वल्जन्स होंगे, कन्फ्यूज़न होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, कॉमा होगा और परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है।
इसीलिए ये रेयर और सीरियस है। ठीक है, ये रेयर होता है बट सीरियस, अगर जब हो भी गया तो ये बहुत सीरियस कंडीशन में आता है। नेक्स्ट है अपना डायरिया। डायरिया वायरस इंटेस्टाइन को भी अफेक्ट कर सकता है। वायरस क्या कर सकता है? इंटेस्टाइन को भी अफेक्ट कर सकता है। पेशेंट को लूज़ मोशन और डिहाइड्रेशन हो सकता है। पेशेंट को लूज़ मोशन और डिहाइड्रेशन भी होता है। चिल्ड्रंस में डिहाइड्रेशन डेंजरस हो सकता है। चिल्ड्रंस में क्या होता है? डिहाइड्रेशन डेंजरस भी हो सकता है। नेक्स्ट है कॉर्नियल अल्सरेशन ब्लाइंडनेस स्पेशली इन विटामिन ए डेफिशिएंसी। ये मोस्टली विटामिन ए डेफिशिएंसी वाले चिल्ड्रंस में होता है। विटामिन ए की कमी से आई डैमेज हो जाती हैं। ठीक, कॉर्निया में अल्सर बन सकता है। कॉर्निया में अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। सीवियर केसेस में परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। सीवियर केसेस में परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनइंसेफेलाइटिस SSPE, लेट कॉम्प्लिकेशन ईयर्स लेटर। ठीक है, ये लेट कॉम्प्लिकेशन है, मीज़ल्स के कई साल बाद डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, ये लेट कॉम्प्लिकेशंस है, मीज़ल्स होने के कई साल बाद ये डेवलप होती हैं। वायरस ब्रेन में डोरमेंट रह सकता है। वायरस क्या करता है? ब्रेन में डोरमेंट रह सकता है, बाद में स्लोली ब्रेन को डैमेज करता है। ठीक है, बाद में ये क्या करता है? वायरस स्लोली ब्रेन को डैमेज करता है। इसके सिम्टम्स क्या है? मेमोरी लॉस, बिहेवियर चेंजेस आएंगे, फिट्स आएंगे और मेंटल डिक्लाइन भी होता है और डेथ भी कॉज हो सकती है इस कंडीशन की वजह से। ठीक है, ये रेयर है लेकिन बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। जैसे इंसेफेलाइटिस बहुत रेयर है और सीरियस है, उसी तरीके से ये भी रेयर है और सीरियस है। सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनइंसेफेलाइटिस। ठीक है, सेम वही है। और अब हम आते हैं अपने मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में क्या दिया हुआ है? मैनेजमेंट के 3 पार्ट्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर क्या होता है? मीज़ल्स का स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट यूजुअली नहीं होता। ठीक है, मीज़ल्स का स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं होता, इसीलिए सपोर्टिव केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे बेड रेस्ट, बॉडी को रिकवरी के लिए रेस्ट चाहिए, इसीलिए पेशेंट को एडिक्वेट रेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है फीवर कंट्रोल, पैरासीटामॉल दिया जाता है। ये फीवर और बॉडी पेन दोनों कम करता है। चिल्ड्रन में एस्पिरिन अवॉइड की जाती है। हाइड्रेशन, पेशेंट को ORS वाटर, सूप और फ्लूइड देने चाहिए, ये डिहाइड्रेशन से बचाता है। हाँ, तो पेशेंट को ORS वाटर, सूप और फ्लूइड देने चाहिए, ये डिहाइड्रेशन से बचाता है। अब है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल सपोर्ट में क्या? सॉफ्ट डाइट दी जाती है, प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है, फ्रूट्स दिए जाते हैं, वेजिटेबल्स दी जाती है। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन रिकवरी को फास्ट करता है। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन रिकवरी को फास्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन मीज़ल्स मैनेजमेंट को बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, विटामिन ए मीज़ल्स मैनेजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये डिज़ीज़ की सीवियरिटी और मोर्टेलिटी दोनों को रिड्यूस करता है। क्या करता है? ये डिज़ीज़ की सीवियरिटी और मोर्टेलिटी दोनों को रिड्यूस करता है। WHO रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चिल्ड्रन 6 मंथ, हाँ देखिए इसमें दिया हुआ है चिल्ड्रन 6 मंथ 50,000 IU ओरली 1/6। ठीक है,
ये कुछ जो WHO के थ्रू रेकमेंड किया गया हुआ है, ठीक है। विटामिन ए आँखों की प्रोटेक्शन करता है और इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये जितने भी डोजेज़ हैं, ठीक है, ये वंस डे में और 2 डेज़ में, ठीक है, ऐसे दिए गए हैं, जो कि लेना चाहिए, ओरली दिया हुआ है विटामिन ए सप्लीमेंट का, ठीक है। और ये किसके लिए अच्छा है? ये आँखों की प्रोटेक्शन करता है और इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स नॉट यूज फॉर मीजल्स वायरस, ओनली फॉर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसमें दिया हुआ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि एंटीबायोटिक्स मीजल्स वायरस को ट्रीट नहीं करती। एंटीबायोटिक्स सिर्फ तब दी जाती है जब सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जैसे निमोनिया या ईयर इन्फेक्शन, ठीक। इसीलिए अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन। अब है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में क्या है? प्रिवेंशन का सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है वैक्सीनेशन, ठीक है। प्रिवेंशन हम वैक्सीनेशन से कर सकते हैं, सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है। जैसे पहला हमारा वैक्सीन कौन सी है? MMR, मीज़ल्स मम्प्स रूबेला। ये हमारी वैक्सीन है, ठीक। ये वैक्सीन 3 डिजीज़ को प्रोटेक्शन देती हैं, मीज़ल्स मम्प्स रूबेला। अब इसका शेड्यूल एज़ पर इंडिया UIP, मतलब फर्स्ट डोज 9 to 12 मंथ इस एज में बच्चे को पहली डोज दी जाती है ताकि अर्ली प्रोटेक्शन मिल सके। सेकेंड डोज 16 to 24 मंथ में दी जाती है। सेकेंड डोज बूस्टर डोज होती है। इसका पर्पस है इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग बनाना, ताकि अगर फर्स्ट डोज के बाद किसी बच्चे में एडिक्वेट इम्यूनिटी ना बनी हो तो सेकेंड डोज से प्रोटेक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये आपका मीज़ल्स का डायग्नोसिस से लेके प्रिवेंशन तक कंप्लीट, ठीक है क्लास। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? मीज़ल्स का डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन, मैनेजमेंट और प्रिवेंशन, ठीक है। ये सब हमने पूरे डिटेल्स में पढ़े हैं। डायग्नोसिस में हमेशा फीवर प्लस 3 C's, कोप्लिक स्पॉट, कैरेक्टरिस्टिक रैश याद रखिए, ठीक है। लेबोरेटरी कन्फर्मेशन के लिए IgM, RT-PCR और CBC यूज़ होता है। मैनेजमेंट में सपोर्टिव केयर और विटामिन ए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और एंटीबायोटिक्स सिर्फ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिए जाते हैं। और सबसे इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन MMR वैक्सीनेशन है, जिसका फर्स्ट डोज 9 to 12 मंथ और सेकेंड डोज 16 to 24 मंथ पर दिया जाता है, ठीक है। थैंक यू क्लास। आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप चाहते हैं, ठीक है, अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता सकती हूँ, ठीक है। जैसे CCH जो कि 1 साल का कोर्स है, कंप्लीट फीस इसकी 25,000 है, ठीक है। अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स, ठीक है। टेलीमेडिसिन कोर्स है, इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर में स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्लीट फीस है इसकी
हाँ, और इसकी भी फ़ीस है आपकी 25,000 है इसकी कंप्लीट फ़ीस, ठीक है। देखिए CCH की भी 25,000 है, इसकी भी 25,000 है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।